चर्चा, प्रश्न तुमच्या मनातील. नमस्कार प्रेक्षक हो, दक्ष न्यूज प्रस्तुत दक्ष चर्चा. चर्चा दक्षची, प्रश्न तुमच्या मनातील हा कार्यक्रम दक्ष न्यूजच्या माध्यमातून आपण प्रसारित करीत आहोत. आज आपल्यासोबत नाशिकचे महंत श्री भक्तिचरणदास महाराज आहे. ते दिगंबर आखाड्याचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यासोबतच त्यांनी पंचमुखी हनुमान ट्रस्ट या मंदिराच्या माध्यमातून भरपूर सामाजिक उपक्रमही राबवले आहेत. महाराजजी, आपलं दक्ष न्यूजच्या कार्यालयात खूप खूप स्वागत. आपण पहिले प्रश्नांनी सुरुवात करणार आहोत. आपण नाशिकमध्ये इतक्या वर्षापासून काम करत आहात. आपल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून आपण कोणते कोणते उपक्रम राबवले आहेत? अपना मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर अति प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है. तो जो हनुमान जी की हनुमान जयंती, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, अन्नकूट, ये विविध धार्मिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं. और ट्रस्ट के होने के कारण ट्रस्ट के द्वारा जो भी सामाजिक उपक्रम दर्शाया जाता है वो भी हमारे ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं. और विशेषतः अभी ये पिछले बार श्री जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा ये ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग शुरू किए, जो पूरा नासिक करके बड़े आनंद और बड़े अनुभव किए. आपने अभी बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा नासिक में चालू हुई है, तो क्या है इसका इतिहास, क्या है? श्री जगन्नाथ भगवान कलियुग की देवता माना जाता है, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थापित है. जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा दोनों भाई और बहन के साथ में रहते हैं. ये संबंध और ये महाराष्ट्र और जगन्नाथपुरी उड़ीसा, इसकी संबंध अति प्राचीन है. जो समय अनुसार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा बंद हो गया था, यहाँ हमारे महाराष्ट्र के नागपुर के राजा ने वो रथ यात्रा शुरू किए थे. तो वो हम लोग के इतिहास के कार्य के द्वारा हम लोग पढ़ने के बाद अनुभव किए, जो नासिक ऐसे एक धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और कुंभ क्षेत्र जिसमें पंचवटी में तो जगन्नाथ भगवान की मंदिर नहीं है. तो हम लोग सभी लोग चर्चा करने के बाद, साधु संत चर्चा करने के बाद श्री जगन्नाथ भगवान को 2 साल पहले जगन्नाथपुरी से लाके हम लोग प्रतिष्ठा यहाँ किए. और सभी लोगों की चर्चा के माध्यम से श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा प्रथमतः नासिक पंचवटी तीर्थ क्षेत्र हम लोग किए, जिसका पूरा लाभ पंचवटीकर, पूरा नासिककर और नासिक जिला तक उसका लाभ लिए. और सबके मन में ये हुआ, जो हम लोग जहाँ जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते, कम से कम जगन्नाथ भगवान को रथ में यहाँ हम लोग दर्शन करें. और इसकी महत्व ये, और रथ यात्रा के समय पर एक तरफ दो डोरी रखा गया था, एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष, मतलब इसमें समानता, सबको संपूर्ण दोनों को अधिकार देते हुए ये रथ यात्रा हम लोग शुरू किए. और धार्मिक क्षेत्र में इसकी बड़ा महत्व है. और सामाजिक के लिए हम लोग उसमें पर्यावरण की रक्षा और वृक्षारोपण, ऐसे कई सामाजिक उपक्रम भी उसके साथ में हम लोग किए, जिसका नासिकर भरपूर लाभ उठाए. और बहुत आपकी जो पत्रकार मित्रों ने उसको आगे बढ़ाए, बहुत आनंद हुआ. और अगले साल के लिए उससे ज़्यादा अच्छे से कैसे हो उसकी हम लोग तैयारी करें. अपनी आप लोग के सहयोग में अगले साल रथ यात्रा बहुत जोरदार धूमधाम में होगा. नक्कीच महाराजजी, तुम्ही जी रथयात्रेची सुरुवात सांगितली आहे ती नाशिकमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. जगन्नाथपुरीनंतर नाशिकमध्ये एवढी मोठी रथयात्रा निघालेली आहे, याच्यात आमच्या माध्यम प्रतिनिधींनी पण त्याची खूप दखल घेतली. त्याच प्रकारे जर आता येणाऱ्या 2-3 वर्षामध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा येतो आहे, तर या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून महंतांच्या नेमक्या प्रशासनाकडे मागण्या काय आहेत? अभी 2027 में सिंहस्थ आने वाला है. ये महाराष्ट्र के लिए, पूरा भारतवर्ष के लिए नासिक की जो सिंहस्थ बड़े धूमधाम में यहाँ बनता है. और प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार में जो होता है उससे अच्छा नासिक की कुंभ मेला माना जाता है. जो भी साधु संत आते बड़े प्रसन्नचित्त से यहाँ जाते हैं. आज जो 2091 में कुंभ मेला हुआ, 2003 में हुआ और 2015 में हुआ, तो समय अनुसार रामकुंड से कुंभ मेला क्षेत्र बहुत दूर होते जा रहा है. जो आने वाले साधु संत स्नान करने के लिए मतलब तपोवन से आगे से पैदल रामकुंड में आना बहुत कठिन हो जाएगा. तो हम लोग की जो प्रशासन की, अभी प्रशासन को हम लेटर दे चुके, महानगर पालिका कमिश्नर और कलेक्टर जी को और विभागीय अधिकारी को, कमिश्नर को मैंने लेटर दिया हूँ. ये जो कुंभ मेला होगा तो प्रथमतः सिंहस्थ के लिए जगह उपलब्ध करना चाहिए, जमीन अधिग्रहण करना चाहिए. आज तक प्रशासन कोई जमीनी अधिग्रहण
किया नहीं है। जो 54 एकड़ जमीन 2003 में लिया गया था वही 54 एकड़ जमीन है। आज 1 एकड़ जमीन कुंभ मेला के लिए नहीं है। बात यह है, अब सिटी लिंक बस स्टैंड वाले जहां हमारे प्रमुख खालसा बड़े बड़े टेंट लगाते थे, आज सिटी लिंक बस स्टैंड बनाई दिए, तो वो हमारे साधु संत जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए प्रशासन, उसके लिए भी तैयारी होना चाहिए। आणि ये कुंभ मेला की आराखड़ा बनाना प्रशासन के अधिकारियों की काम है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन हमारे जो तीनों अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा, वो कुंभ मेला इसी जगह पे तपोवन में होता है। तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह जब तक उपलब्ध नहीं होगा, कुंभ मेला नहीं होगा। और जब कुंभ के लिए जगह नहीं होगा, प्रशासन तैयारी किसकी करेगा? आणि कुंभ मेला जो है हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की 13 अखाड़ा है, जिसमें 3 अखाड़ा वैष्णव की नासिक में कुंभ मेला होता है और 10 अखाड़ा त्र्यंबक में मेला भरता है। तो त्र्यंबक के अनुसार उनको ज़्यादातर की जो कुंभ मेला उनकी आश्रम में होता है, फिर भी प्रशासन उनको जगह उपलब्ध करके दिया जाता है। लेकिन नासिक की जो कुंभ मेला होता है ये साधुग्राम में ही तपोवन में होता है। आणि वास्तव यहाँ ये कि हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में जो कुंभ मेला होता है वो वहाँ की वातावरण अलग है। और नासिक की जो कुंभ मेला होता है ये बरसात में होता है। मतलब आप समझे होंगे बरसात में प्रशासन को कितना परेशानी उठाना पड़ता होगा, और जो साधु संत आते होंगे, टेंट लगाए रहते होंगे, उनके लिए कितने परेशानी उठाना पड़ता हो। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कुंभ मेला की तैयारी प्रशासन जो कर रहा है अपने प्रशासन की तरह से करे, और हमको उससे कोई विरोध नहीं। लेकिन हम लोग की अखाड़ा की और साधु संत की, स्थानीय साधु संत की मांग है, प्रशासन प्रथमतः सिंहस्थ के लिए जागा अधिग्रहण करके रखे तो कुंभ की तैयारी करे। नक्कीच महाराज, प्रशासनाकडे आपली जी महत्त्वाची मागणी आहे जागा आरक्षणांची, ती नक्कीच ते पूर्ण करतील। पण प्रेक्षकांना आपल्याला हे सांगायचं आहे की 2 ठिकाणी नाशिकमध्ये कुंभमेळा भरतो, एक त्र्यंबकेश्वर आणि एक नाशिकचं रामकुंड। तर या दोघांचा इतिहास काय नेमका? ऐसे भारत में 4 जगह में जो कुंभ मेला होता है, जो समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत बिंदु जहाँ जहाँ गिरा हुआ था, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। तो नासिक में प्रथमतः गोदावरी की तट पर जो चक्र तीर्थ में कुंभ मेला होता था। तो किसी कारणवश हमारा जो 13 अखाड़ा एक साथ में कुंभ मेला करते थे, तो आपस में वैष्णव और सन्यासियों के बीच में ऐसे कुछ थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, जिसके कारण तो आपस में लड़े और कई महात्मा ने उसमें बलिदान दिए। किसी कारण उसका आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन उस समय तत्कालीन यहाँ की पेशवा राजा ने तो वो निर्णय किया कि भाई ये जो झगड़ा होगा अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो वो उस समय में वो राजा, पेशवा राजा ने जो शैव पंथ है, जो सन्यासी अखाड़ा 10 है, उनको त्र्यंबक की कुशावर्त कुंड बनाए के उनको दिए। उनकी शाही स्नान वहाँ होता है। और वैष्णव की जो 3 अखाड़ा है तो वो राम कुंड पर इनको लाए, जे वैष्णव ने यहाँ स्नान करे। तो उसी समय से प्रशासन की जो निधि भी आता है, वहाँ की व्यवस्था अलग होता है, यहाँ की व्यवस्था यहाँ होता है। जब हम लोग यहाँ स्नान करते तब तक कुशावर्त वो लोग भी स्नान नहीं करते हैं, उस समय वो उनकी रिजर्व रहता है। और जब वो वहाँ कुशावर्त में स्नान करते, हमारे वैष्णवों ने उनको सम्मान दृष्टि उतना समय हम लोग भी रिजर्व रखते हैं। तो वो परंपरा आज भी कायम है। तो पिछले कुंभ मेला में हम लोग कई प्रशासन के अधिकारियों को साथ में लेके 13 अखाड़े में बैठे के निर्णय किए थे, भाई ठीक है पुराने परंपरा झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, आज हम लोग उसको भूल जाते हैं। आज वो नया परंपरा शुरू करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन कई लोग उसकी विरोध किए, नहीं भाई इतने साल से परंपरा है, आप कैसे ये करेंगे, तो किसी कारण नहीं हो पाया। लेकिन हम विश्वास करते हैं जे भाई आखिर में हम लोग आपस में भाई भाई है। ये जो थोड़ा सा मन मोटाव है ये सब में पर सबकी बदलता है, और ये भी बदल जाए तो समाज के लिए और इन लोगों के लिए अच्छा संदेश जाएगा। ये हम लोग कोशिश करेंगे, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये जो परंपरा राजा के समय पे पेशवा राजा की परंपरा चलते आ रहा है, आज भी प्रशासन और हम लोग को भी उसको निभा रहे हैं। नक्कीच महाराजजी, तुम्ही जे सांगितलंय की दोन्ही आखाडे जे तितकं त्र्यंबकेश्वरचे 10 आणि नाशिकचे 3 हे अगोदर एकत्र शाही स्नान करायचे, परंतु काही त्यांच्या गोष्टी चुकल्या किंवा त्यांच्यामधले मतभेद पुढे आले आणि हा काळ संपूर्ण
एवढ्या वर्षापासून 2 ठिकाणी कुंभमेळा भरतो असा इतिहास महाराजांनी आपल्याला सांगितला आहे आणि त्यांची ही अपेक्षा पण आहे. त्यांनी मागच्या वर्षी कुंभमेळ्यामध्ये ती बोलून पण दाखवली, परंतु ती पूर्ण झाली नाही. परंतु येत्या पुढच्या काळात पुन्हा ते 10 आखाडे आणि नाशिकचे 3 आखाडे एकत्र येऊन कुंभमेळा करावा अशी त्यांची इच्छा आहे. त्याचप्रकारे महाराजजी पुढच्या काही काळामध्ये गोदावरी परिक्रमा करणार आहे असं आम्हाला कळालं आहे. काय नेमकी गोदावरी परिक्रमा करणार आहे आणि कशासाठी करणार आहे? अभी हम ये 25 तारीख दशहरा के दूसरा दिन हम 4-5 महात्मा गाड़ी लेके त्र्यंबक से हम लोग निकल रहे हैं, जो गोदावरी की हम परिक्रमा करने के लिए गाड़ी के माध्यम से देखने के लिए। वो देखने के बाद हमारे अखिल भारतीय जो संत समाज है, अयोध्या, हरिद्वार, वृंदावन, चित्रकूट सभी तीर्थों से कई कई प्रमुख संतों ने आने वाले हैं, जो भी वो हमारे साथ में गोदावरी तीर्थ परिक्रमा करेंगे। इसका उद्देश्य ये है, गोदावरी नदी गंगा बड़ी गोदावरी, गंगा से बड़ी ही बहन माना जाता है गोदावरी की, तो अति प्राचीन नदी गोदावरी है। तो हम लोग ये चाहते हैं, जैसे नर्मदा को लोग परिक्रमा कर नर्मदा नदी परिक्रमा करते हैं, ज़्यादातर लोग को नर्मदा के बारे में परिक्रमा जानते हैं, लेकिन गोदावरी परिक्रमा अति प्राचीन से पहले लोग करते थे, समय अनुसार ये बंद होते जा रहा है। तो वो उद्देश्य हम लोग है, जो गोदावरी माता की प्रचार प्रसार हो आणि पर्यावरण की कैसे रक्षा हो आणि गोदावरी दूषित नहीं हो आणि प्रदूषण मुक्त हो, वो हम लोग की साधु संत संदेश देना चाहते हैं। और तीसरी बात, गोदावरी जो नासिक से निकलते राजमहेंद्र तक गया, तो ये वहाँ ये पट्टा तक दोनों बाजू में जो प्रशासन की व्यवस्था है, क्योंकि जब यहाँ नासिक में कुंभ मेला होता है, वहाँ ये आंध्र प्रदेश वाले राजमहेंद्र से भी कुंभ मेला लगाते हैं। तो हमारे साधु संत कहना है, जब अभी 2027 में कुंभ मेला आ रहे हैं, तो वो उसको ध्यान रखते हुए हमारे वैष्णव सामाजिक साधु संत ने वो परिक्रमा कर रहे हैं। जे भाई एक्चुअली गोदावरी कहाँ से कहाँ तक निकला है, वहाँ जो राजमहेंद्र में कैसे जगह मेला करते हैं और नासिक में कैसे मेला करते हैं, वो दोनों की हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसकी जानकारी प्रशासन को हम लोग देंगे। जे भाई गोदावरी की जो है जो दोनों तट कैसे सुरक्षित हो, प्रदूषित मुक्त हो, ये संदेश हम लोग देंगे। और तीसरी बात, पर्यावरण बचाव करने के लिए गोदावरी के किनारे किनारे जहाँ जहाँ तक सुविधा हो, प्रशासन वहाँ के स्थानीय लोगों को विश्वास में लेके वृक्षारोपण करे, जे कि गोदावरी की वो सुरक्षा रहेंगे। ये उद्देश्य हम लोग गोदावरी परिक्रमा करने जा रहे हैं। नक्कीच महाराजजी, तुमचा उद्देश खूप चांगला आहे. सध्या गोदावरी जी नदी आहे ती प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेली आहे आणि वेळोवेळी प्रदूषण हे भरपूर ठिकाणी होताना आपल्याला दिसतंय. आपण आपल्या नाशिकच्याच गोदावरीचं जर बघितलं तर खूप मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचा विळखा आहे. जर पावसाळ्याचे 4 महिने आपण सोडले तर मागच्या 8 महिन्यामध्ये प्रदूषणाच्या विळख्यात आपली गोदावरी अडकलेली आहे. ही सोडवण्यासाठी आपण महाराजांकडनं विचारूयात की नेमकं याच्यासाठी काय केलं पाहिजे. नासिक के गोदावरी के जो राम तीर्थ है, जिसको हम रामकुंड कहते हैं, ये अति प्राचीन है। बाहर से बहुत लोग तीर्थयात्री पर्यटन यहाँ आते हैं, तो तीर्थ समझ के यहाँ स्नान करने के लिए। और दूसरी बात, हमारे महाराष्ट्र की मान्यता ये है, वहाँ अस्थि विसर्जन किया जाता है और 2 घंटा के अंदर अस्थि पानी में विसर्जन हो जाता है और पानी हो जाता है। ये बहुत बड़ा महत्व की बात है। लेकिन ये क्या है, जो बरसात 4 महीना तक तो पानी ठीक रहता है, उसके बाद वो तीर्थ इतने बेकार हो जाता है। शायद मैं समझ रहा हूँ, जो यात्री लोग आते हैं शायद वो जल को आचमन करना ही बहुत ये होता है, लेकिन फिर भी लोग श्रद्धा सहित एक बोतल में 1 शीशी में पानी अपने घर पे लेके जाते हैं तीर्थ समझ के। तो मेरा ये कहना है, जो सोमेश्वर से लेके तपोवन कपिला संगम तक ये पानी कम से कम यहाँ तक भर के रहे। जो यात्रियों यहाँ आए तो कम से कम उनको ये अनुभव होना चाहिए, नासिक जो रामकुंड तीर्थ है बहुत बढ़िया है, सुशोभीकरण है। हम स्मार्ट सिटी माध्यम से रामकुंड की उन्नति कर रहे हैं, लेकिन अपन स्थानिक साधु संत है, स्थानिक धार्मिक लोग, स्थानिक सामाजिक लोगों से कभी चर्चा किए नहीं, करते हैं तो शायद ये व्यवस्था नहीं होता था। और दूसरी बात, जो मेरा कहना सोमेश्वर से लेकर यहाँ तक कपिला तीर्थ तक, तो वहाँ तक अपन जो पानी भर के रखे, जो तीर्थयात्री आते हैं, तो उसमें हमारे स्थानिक लोगों को
पर्यटन लोग जब आएंगे उसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, रिक्शा वाले से लेके दुकान वाले से लेके होटल वाले को भी फायदा होगा। जब अपन उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तो कोई सुविधा नहीं देंगे तो कैसे होगा। अभी प्रशासन जैसे ये बनारस में आरती का तैयारी कर रहा है, मतलब वहाँ बनारस में हो रहा है, तो वो आरती नासिक रामकुंड में करने के लिए प्रशासन कुछ निधि उपलब्ध कर रहा है पर्यटन विभाग से, तो बहुत अच्छी बात, सम्मान योग्य है। लेकिन जब आरती अपन करेंगे तो आरती आप देखते होंगे बनारस में कितने लोग आरती दर्शन करने के लिए आते हैं, हरिद्वार कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वो हिसाब से आपने को रामकुंड में उसकी तैयारी करना चाहिए, पूर्व तैयारी करना चाहिए। जे आरती कैसा होगा, उसमें लोग कैसे बैठे आने, पानी कैसे भर के रहे और स्वच्छ पानी कैसे बहते रहे, जब करेंगे तब आरती का बहुत बड़ा महत्व है। और आज सरकार उसके लिए निधि दे रहा है, सम्मान योग्य होना चाहिए। और वो आरती हम लोग को ये चाहते हैं खाली नासिक पुरता नहीं, विश्व प्रसिद्ध तक वो आरती की मान्यता हो और नासिक कर उसका फायदा उठाए। नासिक कर सभी लोग शाम को, जैसे हरिद्वार में हम तो जाते हैं, हरिद्वार में और बनारस जाए तो कोई भी घर के लोग भी शाम के समय से भाई आरती 7 बजे है, सब लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। तो नासिक कर भी मैं आह्वान करूँगा जो कम से कम आरती के बाद जब होगा, शुरू होगा, घर से आए आरती दर्शन करें। गोदा हमारे माँ है और उसकी गोद पर हम लोग आज विराजमान है और उसकी जल प्रवाहित जल के द्वारा आज हम कितना खुशी अनुभव कर रहे हैं। और नासिक आप छोड़ दें, नासिक से बाहर 100 किलोमीटर जाएं, लोगों को 4 दिन में 1 दिन पानी उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हम लोग कितने भाग्यवान है, गोदावरी तट पर निवासगानी गोदावरी माँ की जल हम लोग को दोनों टाइम महानगर पालिका उपलब्ध कर ही देते हैं। कितने मतलब फायदा है। तो वो उसको ध्यान रखते हुए उसको पहले स्वच्छता पवित्रता कैसे नदी तीर्थ रहे और आरती जो होगा उससे आप लाभ ले। और आरती की पूर्व तैयारी जो प्रशासन और स्थानिक साधु संत, पुरोहित संघ, सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर उसकी एक समिति बनाई के जब करे तो मैं समझ रहा हूँ जो प्रशासन पैसा उपलब्ध कराए उनकी भी जो इच्छा है वो भी पूरा हो। आने वाले जो तीर्थयात्री और नासिक जो लोग हैं वो भी उसके फायदा हो, तो आरती जो होगा बहुत बहुत बढ़िया होगा। और रामकुंड की जो चर्चा चल रहा है जो भाई कंक्रीटीकरण है, ये है वो है, वही महाराज तेच आहे, गोदाप्रेमी आहे देवांग जानी, त्यांनी याचिका टाकली हायकोर्टात आणि सांगितलं का गोदावरी नदीपात्रात जे कॉन्क्रीट केलेलं आहे ते काढावं आणि ती काढण्याची प्रोसेस पण सुरू झाली। काही कुंडातलं कॉन्क्रीट बाहेर पण काढलं, परंतु तिथल्याच काही लोकांनी जे तिथे वर्षश्राद्ध म्हणा किंवा दशक्रियाविधी म्हणा ते करतात, त्यांनीच त्या गोष्टीला विरोध केला आहे। पण याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? देखिए मैं तो देवांग जानी जो सामाजिक कार्यकर्ता आपसे किए, मैं उनका कोई विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन एक मैं ये कहूँगा, नदी की जो जल है मिट्टी के संस्पर्श जब आता है जल शुद्ध हो जाता है। कोई ये से नहीं कहे जो स्विमिंग पूल के पानी शुद्ध हो जाएगा, वो कभी नहीं होता है। पानी और मिट्टी के जब संस्पर्श में आता है ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाता है। और उसमें जो भी मत्स्य जो भी उसमें पशु पक्षी मतलब मछली है ये है, वो ऑटोमेटिक रहने के लिए सुविधा उनको होता है। तो समय अनुसार 2003 में महानगर पालिका तो उसमें कंक्रीटीकरण किया था, उस समय शायद कोई विरोध नहीं किए। अभी समय अनुसार उसका लोगों को, कई लोगों को कहना है जो पानी नहीं रहता, सूख जाता है और उसमें कोई मछली भी नहीं रहते हैं और पानी की मिट्टी के साथ संस्पर्श नहीं रहता है। जो पुराना कुंड है और पुराना जो झरना है जो नीचे से जल आता वो संपूर्ण बंद हो चुका है, वो पानी आना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। और कई लोग कहना है जो कंक्रीट नहीं ये करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपस में अपने झगड़ा नहीं करते हुए महानगर पालिका जो काम किया है और साधु संत है, सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोग बैठ के उसके एक अच्छा उपाय निकाले, लोग भी समझे, प्रशासन भी समझे यानी आपने भी उसमें समझे। कोई समय 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 परिवर्तन होता है जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करना चाहिए, तो अच्छा होगा। पानी और मिट्टी के संस्पर्श रहेगा तो ऑटोमेटिक जल शुद्ध हो जाएगा। म्हणजे महाराजांचं सांगणं हे आहे की आपसातला वाद सोडून आपण जो योग्य निर्णय आहे गोदावरीसाठी जे योग्य असेल तेच करणं महत्त्वाचं आहे। महाराजजी खरंच तुम्ही जे सांगितलं आहे याच पद्धतीने जर नाशिकच्या लोकांनी विचार केला तर खरंच नक्कीच चांगल्या गोष्टी घडतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये चांगल्या गोष्टी आपल्याला सर्व नाशिककरांना पाहायला मिळतील आणि जे पर्यटन म्हणून नाशिकमध्ये येतात
नाशिक ही अध्यात्म सिटी म्हणून ओळखली जाते, धार्मिक सिटी म्हणून ओळखली जाते आणि लोक इथं पर्यटनासाठी येतात, दर्शनासाठी येतात. तर त्यांना पण एक चांगला संदेश जाईल, जेणेकरून आपसातले वाद सोडून आपण नाशिककरांसाठी चांगलं काम केलं तर ते खरंच उदयास नेईल, असं नाशिक महाराजांचं म्हणणं आहे. आज महाराजजी आपल्या दक्षिण न्यूजच्या कार्यालयात आले, त्यांनी आपल्याशी चर्चा केली, विविध विषयांवर त्यांनी त्यांचे मत मांडले. तर महाराजजी, आपलं दक्षिण न्यूज परिवाराच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद. आपण इथे आलात त्याबद्दल आणि आपण जे आमचे प्रश्न होते, जे लोकांच्या मनामध्ये प्रश्न होते, ते प्रश्न तुम्ही त्यांचे उत्तरं दिले, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. दक्षिण न्यूज को मेरे तरफ से, पूरा साधु समाज की ओर से, संचालक संपादक मंडल को मैं बहुत बहुत अभिनंदन बधाई देता हूं. ये जो उपक्रम किए लोग तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और ये न्यूज एक छोटा सा था, आज पूरा नासिक जिला तक पहुंच रहा है. मैं आप लोग बहुत बधाई देता हूं और पूरा महाराष्ट्र तक ये न्यूज पहुंचे और आपकी जो कार्यक्षेत्र बढ़े और यही कामना करते हैं. और साधु संत की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं. और आने वाले सिंहस्थ के लिए और दक्षिण न्यूज 2027 में जो सिंहस्थ आएगा, बहुत बढ़िया से काम करें. जो सिंहस्थ की साधु संत आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संदर्भ में पूरा गांव तक ये तो पहुंचाए तो दक्षिण न्यूज अच्छा काम करेगा, मेरे विश्वास है और आशा है. और ये हमारे जो संपादक और संचालक कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. धन्यवाद महाराजजी, आपण दिलेल्या शुभेच्छा आम्हाला मान्य आहेत. आपण दिलेले आशीर्वाद असेच आमच्यासोबत राहो हीच इच्छा. चला तर मग भेटूया पुढच्या मुलाखतीत. दक्ष न्यूज, सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष. दक्ष न्यूज प्रस्तुत दक्ष चर्चा. प्रश्न तुमच्या मनातील.